तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लाती हूँ प्यारी प्यारी कहानियाँ, और आज भी मैं एक प्यारी सी आपके लिए कहानी लेके आई हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन आने ही वाला है, तो इसी से रिलेटेड मैं आपके लिए एक कहानी लेके आई हूँ। और चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते, शुरू करते हैं आज की कहानी। और आज की कहानी का मेरा शीर्षक है नंदिता ने कैसे निभाया बहन का फर्ज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। नंदिता ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस छोटे भाई को पढ़ा लिखा कर उसने अफसर की कुर्सी तक पहुंचाया है, एक अच्छे परिवार में शादी करवाकर जिसकी गृहस्थी बसाई है, वही भाई उसके साथ ऐसा बर्ताव करेगा। उसने नया फ्लैट खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपए देने से इनकार ही तो किया था। उसने तब उसको समझाया भी था कि हमारा ये पुश्तैनी मकान है, अच्छे अच्छे इलाके में है, 2 परिवार आराम से रह सकते हैं, इतनी जगह है इसमें। तब राजीव ने बड़ी बहन के प्रति आदर भाव को तार तार करते हुए कह डाला, दीदी, माँ और बाबूजी के साथ ही इस पुराने मकान की रौनक भी चली गई है। अब यह पलस्तर उखड़ा मकान हमें काटने को दौड़ता है। मोनिका तो यहाँ एक दिन भी नहीं रहना चाहती। मायके में वह शानदार मकान में रहती थी, कहती है कि इस खंडर में रहना पड़ेगा। उसको ये शादी से पहले मालूम होता तो वह मुझसे शादी भी नहीं करती। वह सोते जागते नया फ्लैट खरीदने की रट लगाए रहती है। आखिर मैं उसके तकाजे को कब तक अनसुना करूं। नंदिता ने बहुत तेरा समझाया था कि छोटी बहन नमिता की शादी महीने 2 महीने में करनी है। अगर जमा पूंजी फ्लैट खरीदने में निकल गई तो उसकी शादी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। उसका तो जीपीएफ अकाउंट भी खाली हो चुका है। राजीव उस दिन बहुत उखड़ा हुआ था। आव देखा ना था, वो बोल पड़ा, यह आपकी चिंता है दीदी, मैं इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। नमिता की शादी करना आपकी जिम्मेदारी है, उसको आप कैसे निभाएंगी आप ही जाने। नंदिता आश्चर्य से छोटे भाई का मुंह देखने लगी। राजीव इस तरह की बातें कहेगा, उसने सपने में भी नहीं सोचा था। वह भी बिफर उठी, तुम नमिता के बड़े भाई हो, इस परिवार के एकमात्र पुरुष हो, इस तरह अपनी जिम्मेदारी से पिंड कैसे छुड़ा सकते हो तुम। देखो दीदी, अब मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। सच बात तो यह है कि जिम्मेदारी जिसको सौंपी जाती है वही उसको निभाने के लिए पाबंद होता है। आप परिवार में सबसे बड़ी हैं। राजीव ने आज अपने मन की सारी भड़ास निकालने का फैसला कर ही लिया था। बोला, बाबूजी के अंतिम समय हम लोगों की सार संभाल की जिम्मेदारी आपको सौंपी थी, और आपने तब भी उनसे वादा किया था कि आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगी। यह कहकर तो राजीव ने नंदिता के मुंह पर ताला ही लगा दिया था। कुछ कहने समझने की उसने गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी। वह चुपचाप ड्राइंग रूम से उठकर अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर पड़ गई। उसका दिमाग पुरानी यादों के तांतों से भर उठा। बीती घटनाएं फिल्म के दृश्यों की तरह एक के बाद एक उसके दिमाग पर और उसकी आंखों के सामने उभरने लगी। जब थोड़ी सी बीमारी के बाद माँ की मृत्यु हुई, वह बीए फाइनल में थी। मेरिट में आने का मंसूबा बांधे बैठी थी। वह परिवार की सबसे बड़ी संतान और लड़की होने के कारण घर की सारी देखभाल का जिम्मा ना जाने कब उसके कमजोर कंधों पर आ पड़ा। वह समझ ही नहीं पाई। घर की गाड़ी के पहिए उसको धुरी मानकर घूमने लगे। मेरी समझदार बेटी नंदिता सब संभाल लेगी। बाहर भीतर सब तरफ यह घोषणा करके पिताजी ने तो घर की सारी जिम्मेदारियों से खुद को जैसे बरी ही कर लिया था। नंदिता 3 भाई बहन है। नंदिता से छोटा है राजीव, और राजीव से छोटी है नमिता। राजीव को पढ़ने, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने और बाकी समय में क्रिकेट खेलने से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। नमिता तो परिवार की लाडली होने का पूरा पूरा फायदा उठाती रही। कभी मूड होता तो घर के काम में नंदिता का हाथ बटाती, वरना सहेलियों और कॉलेज की पढ़ाई में ही अपने आप को व्यस्त रखती थी। नंदिता जानती थी कि नमिता को आखिर एक दिन पराए घर जाना है। घर के रोजमर्रा के काम में वह रुचि ले, ऐसी कोशिश नंदिता करती रहती थी।
पर नमिता यह कहकर उस पर पानी फेर देती कि अभी तो मुझे आप अपने राज में आनंद की पंछी बनकर उड़ने दीजिए, जिंदगी का मजा लेने दीजिए, जिंदगी को जी लेने दीजिए। जब ससुराल पहुंचूंगी तो सब सीख लूंगी। समय अपने आप सब सिखा देता है। आप आज घर को जिस कुशलता से संभाल रही हैं, वह भी तो समय की जरूरत है। समय ही ने तो आपको सिखाया है ना दीदी। नंदिता ने इसके बाद तो किसी से शिकायत या शिकवा करना ही छोड़ दिया था। प्रथम श्रेणी में बीए करने के बाद वह शास्त्र में एमए करके पीएचडी करना चाहती थी। पर सोचा हुआ सब कहाँ हो पाता है। पिताजी ने घर की जिम्मेदारियों का वास्ता देकर बीए करने के बाद उसको घर बैठा लिया था। बेचारी मन महसूस कर रह गई थी। एक दिन भयानक हादसा हुआ। दौरे से लौटते समय एक सड़क दुर्घटना में उसके पिता इन तीनों भाई बहनों को अनाथ करके संसार से विदा हो गए। नंदिता पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। तब कुल 25 वर्ष की उम्र थी उसकी। पिता के दफ्तर वालों ने बड़ी मदद की। उसको पिता के दफ्तर में ही क्लर्क की नौकरी दे दी। जैसे तैसे परिवार की गाड़ी चलाने लगी। कई बार पैसे की तंगी उसका रास्ता रोककर खड़ी हुई, पर नंदिता ने राजीव और नमिता को यह एहसास नहीं होने दिया कि वह अनाथ हैं। उनकी पढ़ाई बदस्तूर चलती रही। राजीव पढ़ने में होशियार था। उसने प्रथम श्रेणी में बीए की परीक्षा पास की और खंड विकास अधिकारी के पद पर नौकरी पाने में सफल रहा। एक दिन नंदिता के मन में आया कि अब राजीव की शादी कर दे। बहू के आने पर घर के काम में दिन रात खटने से उसको भी कुछ राहत मिल जाएगी। उसने लड़की तलाशनी शुरू की। छोटे मामा जी की मदद से राजीव की शादी बड़े अफसर की बेटी मोनिका के साथ हो गई। नंदिता ने मोनिका को लेकर जो आशाएं मन में पाल रखी थी, वे कुछ ही महीने बीतने पर मिट्टी पर मिल गईं। बड़े बाप की बेटी ने ससुराल में ऐसे रंग दिखाए कि नंदिता को घर के काम में उसकी तरफ से किसी भी तरह की मदद की उम्मीद छोड़नी पड़ी। नंदिता को हालांकि सकारात्मक उत्तर की जरा भी आस नहीं थी, फिर भी हिम्मत बटोर कर एक दिन उसने मोनिका से कह डाला, मोनिका, मुझे भी 10 बजे दफ्तर जाना पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि रोटियां तुम सेक लिया करो। किचन का बाकी काम तो मैं निपटा ही लूंगी। तुमसे इतनी मदद मिलने पर दफ्तर जाने के लिए मैं अपनी तैयारी भी सहूलियत से कर सकूंगी। नहीं दीदी, मोनिका ने रूखा सा जवाब दिया, यह मुझसे नहीं होगा। मैं सोकर ही सुबह 9 बजे उठती हूँ। राजीव के भी बहुत सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। रोज रोटियां सेकने का जिम्मा मैं नहीं ले सकती। वैसे भी किचन के गोरख धंधे में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारे यहाँ तो नौकर ही ये सब करते थे। मुझे तो आप बख्श ही दीजिए। इसके बाद तो नंदिता ने घर के कामकाज को लेकर चुप्पी ही साध ली। खुद ही गृहस्थी की गाड़ी को एक मशीन की तरह ढोती चली गई। परिवार के बाकी सदस्य तो सब देख कर भी अनजान बन बैठे थे। इस बीच मौसा जी की एक बात को लेकर घर में भूचाल ही आ गया और कई दिन तक उसका कंपन थमा नहीं। उस दिन मौसा जी ने सहज भाव से इतना ही तो कहा था कि उन्होंने भी नंदिता के लिए एक अच्छा सा लड़का देखा है। लड़का क्लास 2 ऑफिसर है। परिवार भी खानदानी है, आदर्श विचारों के लोग हैं। दहेज की मांग भी नहीं है। नंदिता वहां बहुत सुखी रहेगी। मौसा जी की बात सुनकर 1 मिनट के लिए तो जैसे सन्नाटा ही छा गया। राजीव और मोनिका एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। दोनों के चेहरों पर हैरानी और परेशानी की गहरी रेखाएं खिंचती चली गईं। यह क्या बोल बैठे हैं आप, मौसा जी? राजीव ने सकुचाते हुए अपनी बात रखी। दीदी तो इस घर की सब कुछ है। वह तो आत्मा है हमारे परिवार की। बाबूजी उन्हीं को तो घर की सारी जिम्मेदारियां सौंप कर गए थे। अभी नमिता की भी शादी होनी है। हम पति पत्नी भी अभी ठीक से सेटल नहीं हो पाए हैं। दुनियादारी की हम लोगों को समझ ही कहाँ है। दीदी दूसरे घर चली गई तो इस घर का क्या होगा? हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। मौसा जी हक्के बक्के थे। मोनिका के शब्दों ने तो उन्हें आहत ही कर डाला था। वह तैश में आकर बोली थी, दीदी यूं ही सब संभालती रहेंगी, यह विश्वास करके ही तो मैंने राजीव से शादी करने के लिए हामी भरी थी। वह हमें अब अदबीच में ऐसे छोड़कर घर से नहीं जाएंगी। यह आप
साफ साफ सुन लीजिए मौसा जी। नंदिता को लगा जैसे कई बिच्छुओं ने एक साथ उसके शरीर में अपने जहरीले पैने डंक घुसेड़ दिए हैं और वह चीख भी नहीं पा रही है। मोनिका की बात ने बुजुर्ग मौसा जी के दिल को छलनी कर डाला। एक लंबी जिंदगी देखी उन्होंने, समझ गए कि माटी के पक्के बर्तनों पर कोई रंग नहीं चढ़ता। बिना कुछ कहे सुने वह तुरंत घर से बाहर हो गए। वह जानते थे कि जिनकी आंखों की शर्म मर जाती है, जिनके मन में मानवीय रिश्तों की कोई कीमत नहीं रहती, ऐसे लोगों को अच्छी नसीहत देना रेत का घरौंदा बनाना जैसा है। नंदिता भी वहां ज्यादा देर बैठी ना रह सकी। उस दिन के बाद घर में रोज जिंदगी तो पिछली रफ्तार से ही चलती रही, पर जैसे उसमें जगह जगह स्पीड ब्रेकर खड़े हो गए थे। इन परिस्थितियों ने नंदिता को काफी दुखी कर दिया। वह चुपचाप रहने लगी। सिर्फ नमिता के साथ ही वह खुलकर बात करती। राजीव और मोनिका के साथ उसके संवाद का दायरा काफी सिकुड़ता चला गया। ज्यादातर वह अपने कमरे में कैद सी पड़ी रहने लगी। कोई कुछ पूछता हो तो हाँ या ना में जवाब देकर चुप हो जाती थी। जब अकेली होती तो खुद से पूछने लगती कि उसके स्नेह, परिश्रम और त्याग का उसको क्या यही प्रतिफल मिलना चाहिए था। राजीव और मोनिका की निष्ठुरता से जूझते हुए भी नंदिता छोटी बहन के लिए अपनी जिम्मेदारी के बारे में बराबर सचेत रही। वह चुपचाप उसके लिए लड़के की तलाश में लगी रहती। एक अच्छा लड़का उसको पसंद आया। प्राइवेट कंपनी में एग्जीक्यूटिव था। अच्छी तनख्वाह भी थी, देखने में भी ठीक ही था। परिवार में पढ़ा लिखा और उदार विचारों वाला था। उम्र में 7 साल का अंतर नंदिता की नज़र में ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। अमूमन लड़के और लड़की की उम्र में 5-6 साल का अंतर तो आजकल आम बात है। लड़की का नाम था कपिल। एक दिन रविवार को नंदिता ने कपिल को अपने घर चाय पर बुला लिया। उद्देश्य था वह नमिता को ठीक से देख ले, आपस में जो भी पूछताछ करनी हो कर ले। बाकी बातें तो कपिल के माता पिता से मिलकर उसको स्वयं ही तय करनी थी। मौसा जी और मामा जी को भी अपने साथ ले लेंगी। नवीन और मोनिका को इस बात की भनक लग चुकी थी, पर नंदिता ने इस काम में उनकी कोई भूमिका तय नहीं की थी, इसीलिए दोनों चुप थे। कपिल वक्त का पाबंद निकला। शाम की 5 बजते बजते पहुंच गया। एक सलोना सा युवक भी उसके साथ था। कपिल जी, एक बात पूछूं? नंदिता ने शुरुआत की। आप पिछले कुछ दिनों से मेरे दफ्तर में खूब आ जा रहे हैं। कोई काम है वहाँ? अगर आपका कोई काम अटका है वहाँ तो आप कहिए। जी नहीं, कोई काम नहीं अटका है, यूं ही आ जाता हूँ। आप सरीखा समझदार आदमी आप जैसा सरीखा और समझदार आदमी किसी सरकारी दफ्तर में यूं ही चक्कर काटेगा, यह बात मेरे गले नहीं उतर रही है। समझ आने पर आपके गले भी उतर जाएगी। आप बिल्कुल चिंता ना करें। अभी तो बस इतना ही बताइए कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। नंदिता ने जांच लिया कि लड़का सचमुच तेज है, उसको बातों में भरमाया नहीं जा सकता, सो बिना भूमिका के उसने काम की बात शुरू कर दी। आजकल शादी ब्याह के मामले में आगे बढ़ने के लिए पहली और सबसे ज़रूरी औपचारिकता है लड़का लड़की के बीच संवाद। मैं चाहती हूँ कि आप कमरे में जाकर नमिता से बात करें, जो पूछना हो पूछ ले और जो बताना हो वो बताएं। मैं भला क्यों करूँ ये सब पूछताछ नमिता से? कपिल ने शरारती लहजे में कहा। आपको नमिता के लिए आपको अपने लिए नमिता को चुनना है, इसीलिए नमिता से पूछताछ करना आप ही तो करेंगे, वरना भला कौन करेगा? नंदिता पसोपश में पड़ गई। सच बात तो ये थी कि कपिल की पहेली को वह समझ ही नहीं पा रही थी। आपसे ये किसने कह दिया कि नमिता को मुझे अपने लिए चुनना है? कपिल जी, आपको आज यह हो क्या गया है? कैसी उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं आप? मेरी बात तो एकदम सीधी सादी है नंदिता जी। सीधी किस तरह है? मैंने नमिता के बारे में ही तो आपको आज यहाँ बुलवाया है। आप ये बेकार का कन्फ्यूजन क्यों पैदा कर रहे हैं? कन्फ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है। मैं तो बस आपसे बात करने आया हूँ। मतलब यही कि मुझे तो जिंदगी में एक चुनाव करना था, सो मैंने कर लिया। किसका? नंदिता जी का, नमिता जी की बड़ी बहन का। नंदिता को लगा जैसे वह आसमान से गिर पड़ी है।
एक बार तो उसे महसूस हुआ कि कपिल उसके साथ ठिठोली कर रहा है, पर उसके हाव भाव से तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। वह बोली, यह क्या गजब कर रहे हैं आप। मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूं कि अपनी लाडली बहन के सौभाग्य का सिंदूर झपट कर अपनी मांग में सजा लूं। नमिता मेरी छोटी बहन ही नहीं, मेरी प्यारी बेटी भी है। माँ के देहांत के बाद मैंने प्यार दुलार देकर उसे बड़े जतन से पाला है। मैं उसके साथ ऐसा नर्त तो सपने में भी नहीं कर सकती। नंदिता की आंखों में आंसू छलक आए। सारा वातावरण संजीदगी से भर गया। कपिल ने बात को स्पष्ट करते हुए कहा, नंदिता जी, आप सच मानिए, पिछले 1 महीने से मैं आपके बारे में ही सारी जानकारी इकट्ठी करने में लगा था। उसी की खातिर आपके दफ्तर भी जाया करता था। आपके साथ घोर अन्याय हुआ है, फिर चाहे वह हालात ने किया हो, आपके पिता ने या फिर आपके भाई ने। आपने अपने परिवार के लिए जो तपस्या की है, उसके एवज में तो आपको वरदान मिलना ही चाहिए था। पर सब जानते हैं कि अब तक अभिशाप ही आपके पल्ले पड़ा है। क्या अपनी गृहस्थी बसाने का आपका कोई सपना नहीं है? सच सच बताइए। नंदिता ने संयम होते हुए कहा, वह सब तो ठीक है, पर नमिता के सौभाग्य को अपने सपने पर कुर्बान करने के लिए मैं ना तो कल तैयार थी और ना आज तैयार हूँ। उसे मैं जिंदगी भर कुछ ना कुछ देती ही रहना चाहती हूँ। उसके अधिकार की कोई वस्तु छीनना मुझे कतई गवारा नहीं है। यह मुझसे कभी नहीं होगा। आप जा सकते हैं। आपका प्रस्ताव मुझे कतई मंजूर नहीं है। आपको मेरा प्रस्ताव मंजूर हो या ना हो, पर हम तो इस घर से जल्द ही दुल्हनिया लेकर जाएंगे। कपिल ने वातावरण को हल्का बनाने की गरज से कहा, मेरे जीते जी तो यह कभी नहीं होगा। ज़रूर होगा। इस घर से एक दिन 2 दूल्हे 2 दुल्हनियां लेकर ही विदा होंगे। नंदिता जैसे सोते से जाग उठी। पूछा, और वह दूसरा लड़का? ये रहा, साथ में बैठे सलोने युवक की ओर इशारा करते हुए कपिल ने जवाब दिया। और इन दोनों को किसी कमरे में जाकर आपस में पूछ परख करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉलेज के सहपाठी हैं, एक दूसरे को खूब अच्छे से जानते हैं, साथ साथ जीने मरने की कस्में भी खा चुके हैं बहुत पहले। पर ये कौन है? परिचय तो दीजिए इनका। अचानक नमिता ड्राइंग रूम में आई। वह पास की कमरे में नंदिता और कपिल की बातें कान लगाए सुन रही थी। मैं देती हूँ इनका परिचय, नमिता बोली। दीदी, इनका नाम विकास है और ये कपिल जी के चचेरे भाई हैं। डिग्री कॉलेज में 3 साल हम क्लासमेट रहे हैं। मेल जोल अब भी है। दोनों ने साथ साथ जीवन का सफ़र तय करने का फैसला बहुत पहले ही कर लिया था। लेकिन पगली, इस बारे में मुझे कुछ बताती तो। मैं तेरी दुश्मन थोड़ी ही हूँ, नंदिता ने नमिता को अपने पास सोफे पर बिठाते हुए कहा। आप वैसे भी इन दिनों काफ़ी परेशान रहती हैं दीदी। मैं विकास के और अपने बारे में आपको बताकर आपकी परेशानियों को बढ़ाना नहीं चाहती थी। मैंने आपसे यह बात छिपाने की गलती की है, मुझे माफ़ कर दीजिए। इसमें माफ़ी जैसी कोई बात नहीं है मेरी प्यारी बहना। तूने जो भी किया अपनी समझ से अच्छा ही किया है। विकास जी, इस बारे में आपको कुछ कहना है या फिर फैसला सुना दिया जाए? मुझे कुछ नहीं कहना, जो कहना था वह नमिता कह चुकी है। नंदिता जी, आप तो बस फैसला सुना दीजिए, विकास बोला। कपिल जी ने ठीक ही कहा है। इस घर से जल्दी ही 2 दूल्हे 2 दुल्हनियां लेकर विदा होंगे। इतना कहकर नंदिता ने नमिता को गले लगा लिया। आज बरसों बाद नंदिता की सूखी आंखों में खुशी के आंसू छलछला आए। उसे लगा आज पहली बार कुदरत ने उसके साथ इंसाफ किया है। इस तरह अचानक मिले इंसाफ से कितनी खुशी होती है, इसका एहसास उसे पहली बार हुआ था। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। और आज की मेरी कहानी आपको कैसी लगी, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख कर बताइएगा। और मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। और दोस्तों, मेरी कोशिश यही रहती कि मैं आप तक प्यारी प्यारी कहानियाँ पहुँचाऊँ। प्लीज़, अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरी कहानी को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दीजिएगा।
और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, आपके सब्सक्राइब करने से ना मुझे और हौसला और हिम्मत मिलती है कि मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी-ऐसी प्यारी-प्यारी कहानियाँ लेके आती रहूँ। और देखिए, मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी प्यारी-प्यारी कहानियाँ लेके आती रहूँगी। और देखिए, ये कहानी इतनी प्यारी कहानी है, इतनी खूबसूरत इसमें रिश्तों का तालमेल जो है वो है कि कैसे मतलब एक लड़की जिसने पूरी ज़िंदगी अपने परिवार वालों के लिए न्यौछावर कर दिया और अंत में उसके परिवार वालों ने उसके साथ कैसा बर्ताव या व्यवहार किया। तो ये आजकल कहीं न कहीं रियलिटी भी है। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सभी घरों में ऐसा होता है, पर बहुत सारे कुछ घरों में अभी भी ऐसा है कि एक ही इंसान पर आप ज़िम्मेदारी का बोझ डाल दिए जाते हैं और उसके बारे में फिर कोई सोचता नहीं है। तो ये कहानी इसी से रिलेटेड थी कि आप बस सब्र रखिए, ऊपर वाला आपके साथ है, वो आपको आपकी सब्र का फल ज़रूर देगा। बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप फिर कुछ बोले ही ना, आपको अपने लिए भी कुछ फ़ैसले लेने पड़ते हैं, ज़िंदगी में खुश रहने के लिए। परिवार को साथ लेके चलिए, बिल्कुल ज़रूर चलिए, लेकिन अपने बारे में भी सोचिए। तो दोस्तों, आज की कहानी मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ जाते-जाते मैं आपसे यही इल्तिज़ा करना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी कहानी को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे कुछ ऐसी ही प्यारी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।